गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाएंगे। आज कौन सा टेस्ट होगा? 28 नंबर ना? 28 नंबर होगा तो स्टार्ट करते हैं 28 नंबर। और पहले क्या है आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन? जब ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में क्या होता है? जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा, हम लोग जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। ये हो गया। के नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थित है? मकर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और वो उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ। ठीक है, चलिए। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है तब क्या हो रहा है, ये पूछा गया है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर होता है तब क्या होता है? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर होता है तब यहाँ पे दिन लंबा होता है, लंबा होता है। और यहाँ की रातें क्या होती है? छोटी है। अगर दिन लंबा होगा तो रात क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, रात छोटा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट उस समय जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय कर्क रेखा में क्या होता है? यहाँ पे रात छोटी है, रात रात जो है वो बड़ी हो जाएगी और दिन क्या होगा? दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तब। लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तब यहाँ पे दिन लंबा होगा, यहाँ दिन लंबा होगा और रात क्या होगी? रात छोटी होगी। लंबा तो रात छोटी। और सेम अपोजिट जब दक्षिणी गोलार्ध में, जब दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, जब सूर्य ऊपर में होगा उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध की क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर इसके अपोजिट, यहाँ दिन लंबा है तो दिन यहाँ क्या होगा? छोटा होगा, दिन छोटा होगा। और रात क्या होगी? लंबी होगी। रात क्या होगी? लंबी होगी। जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। फर्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में, भारत के संदर्भ में दिया गया है, ये पूरा ग्लोब का है। ठीक है, तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। अब सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत, अब भारत कहाँ है? तो भारत कर्क रेखा पर स्थित है। भारत कहाँ? यहाँ कर्क रेखा के बीच है ना, साइड में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और इसके भी उत्तर पश्चिम हिस्से में भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होगा। बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल सही है। तापमान कम होगा क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर गया। ऑप्शन नंबर बी में है तापमान बढ़ने के कारण। तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान बढ़ता तब जब सूर्य कर्क रेखा पर होता, तब तापमान बढ़ता भारत के संदर्भ। तीसरे में है उत्तर पश्चिम में भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा क्योंकि ये कहाँ पहुंच गया है? दक्षिण में पहुंच चुका है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 112। जलयान निर्माण उद्योग दिया हुआ है और उसकी अवस्थिति कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या है? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता। दूसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ है? वास्को डिगामा गोवा में, वास्को डिगामा गोवा में। ठीक है, और तीसरा है मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा में। ठीक है, तो गलत कौन सा है? ये सही है, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये आपका वास्को डिगामा गोवा में जो स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। मंझगांव डॉक लिमिटेड ये गोवा में, ये गलत है। ये कहाँ है? अगर मंझगांव डॉक लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ है? ये मुंबई में स्थित। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सही सम्मिलित नहीं है, यही पूछा जा रहा था
सी सही आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और वास्को डी गामा कहाँ पे है? गोवा में वास्को डी गामा स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वो कहाँ है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये भी है। ये कहाँ है? तो ये विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां पर स्थित है। विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में स्थित है विशाखापत्तनम। और ये विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किस पहाड़ी के पीछे विशाखापत्तनम है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे विशाखापत्तनम सुरक्षित है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। चलिए, बिल्कुल सौरभ सही आंसर है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 113। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। किसके आपूर्ति में? यूरेनियम में, रेडियम में, थोरियम में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं का आपूर्ति भारत करता है, ठीक है, आत्मनिर्भर है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। झारखंड का कौन सा खान? जादूगोड़ा का खान। कौन सा? जादूगोड़ा का खान जो है ये फेमस है झारखंड में। और भारत जो है वो किस में आत्मनिर्भर है? थोरियम में। थोरियम कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? केरल में। कहाँ पे? केरल में सबसे ज्यादा मिलता है। और सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भी कहाँ पे है? केरल में ही है। और ना सिर्फ भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ विश्व का भी में भी सबसे ज्यादा, विश्व में भी सबसे ज्यादा भंडार थोरियम का कहाँ पे है? केरल में ही स्थित है। किस बालू से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट बालू। कौन सा? मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मोनाजाइट बालू से। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। थोरियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थोरियम, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114। 114 है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है कहाँ से? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ कहाँ से गुजरता है, ये बताना है। चलिए, रायपुर है, विजयवाड़ा है, हैदराबाद है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम भारत में सबसे लंबे एनएच की बात करें तो कौन सा है? NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिण में तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी का हिस्सा है वहां तक फैला हुआ है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा एनएच हो जाएगा। इसी का हिस्सा है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो ग्रेट डेक्कन राजपथ है। वो किसका हिस्सा है? NH-44 का ही वो हिस्सा है, जो कहां से गुजरता है? तो हैदराबाद से गुजरता है। कहां से? हैदराबाद से गुजरता है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद ये सबसे लंबा NH-44 है। उसके बाद दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? NH-52। NH-52 की बात करें तो ये कहां से कहां तक? संगरूर से अंगोला तक ये गुजरता है, ठीक है। संगरूर से अंगोला तक NH-52 जाता है, जो कि सेकेंड सबसे लंबा NH है। सेकेंड सबसे लंबा NH आपका NH-52 है और सबसे लंबा NH-44 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा NH-27 है जो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। NH-27 पोरबंदर से सिलचर। NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, ठीक है।
तीसरा NH27 है, NH27 है, पोरबंदर से सिलचर तक, या सिलचर से पोरबंदर, पोरबंदर से सिलचर, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में और असम का सिलचर। चलिए आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर इसका हो गया हैदराबाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में क्षेत्र है, बताइए कौन सा हो जाएगा। कई बार जनजाति किस क्षेत्र से निवास करती है, ये कई बार बता चुके हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या है, भूटिया, टोडा, सेंटिलीज, बिरहोर, इधर तमिलनाडु है, झारखंड है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, भूटिया और लेप्चा कहाँ पे बताए हैं, भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है। ये जनजातियां कहाँ पे, सिक्किम में पाई जाती है। टोडा कहाँ पे, टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी वाला जो क्षेत्र होता है, नीलगिरी का जो इलाका है, वहां पे टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो टोडा हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यहाँ नीलगिरी नहीं दिया है, नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु में, तो हम तमिलनाडु कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेंटलीज, सेंटलीज कहाँ पे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में और कौन सी है, जाड़वा जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सैम्पेन निकोबार की मुख्यतः जनजाति कौन सी हो गई, सैम्पेन जनजाति निकोबार की हो गई, ठीक है। एंटलीज, जाड़वा, एंटलीज, एंटलीज जनजाति भी कहाँ की है, यहीं की एंटली जनजाति भी है। बिरहोर, बिरहोर जनजाति कहाँ की है, सिक्किम की बिरहोर जनजाति है। और सबसे प्रमुख जनजाति ये सॉरी सिक्किम नहीं, झारखंड, बिरहोर कहाँ पे, झारखंड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो झारखंड की जनजाति कौन सी है, मुख्य जनजाति संथाल है, जो कि पूरे भारत में तीसरा स्थान रखती है, पूरे भारत में तीसरा स्थान पे है। और पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति पहले स्थान पे कौन सी है, वो आपकी संथाल जनजाति ही है पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आंसर आपका क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा। ए का क्या हुआ, 3, ए का 3 किस में है, इसमें और इसमें, ए और सी में है, बी खत्म हो गया, ठीक है। बी का 1, बी का 1 किस में है, सी भी खत्म हो गया, बी का 1 किसमें, चलिए सी का 4, डी का 2, तो आंसर क्या आया आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आया। 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, 3 1 4 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है कहाँ, अल्मोड़ा में, देहरादून में, भोपाल में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी वहीं स्थित है जहां भारत का वन्यजीव संस्थान स्थित है। इसके साथ साथ आपका और कौन सा, अभी जो बताए वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान, ये भी आपका वहीं स्थित है। और वो जगह कौन सा है, देहरादून, कौन सा है, देहरादून है, जहां पर कई सारा संस्थान अवस्थित है। भारत का वन्यजीव अनुसंधान, वन्यजीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून, देहरादून। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौसम वेधशाला कहाँ पे है, मौसम वेधशाला पुणे में है, मौसम वेधशाला कहाँ पे, पुणे में है। और एक मौसम विज्ञान संस्था है जो नई दिल्ली में है, मौसम विज्ञान संस्था, मौसम विज्ञान संस्था, ठीक है, मौसम विज्ञान संस्था। ये अगर पूछेगा तो कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला अगर पूछा जाए तो मौसम वेधशाला कहाँ पे है, मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, पुणे में, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका, बी सही आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117। यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी, चावल की, गेहूं की, कपास की, एक से अधिक या इनमें से नहीं।
हाँ, पुणे बिल्कुल सही है। चलिए, अगर हम चावल की बात करें तो चावल की प्रजाति एक माही भी है, माही सुगंधा की प्रजाति है, चावल की ही प्रजाति है, काफी फेमस प्रजाति है। ठीक है, गेहूं का HD 3086 है। ठीक है, सोनेरा 64 है, HD 3086 सोनेरा 64। ठीक है, उसके बाद आपका पूषा भी है। ठीक है, तो ये सब किसका है, ये सब गेहूं का है। और UP 308 भी किसका है, तो ये भी गेहूं का ही है, ये भी गेहूं का ही है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा। UP 308 गेहूं का ही एक किस्म है। ठीक है, माही सुगंधा किसका, चावल का। एक माही कंचन है जो कि मक्का का है। माही कंचन किसका है, मक्का का। माही कंचन किसका है, ये मक्का का है, मक्का का है। ठीक है, और माही सुगंधा किसका है, चावल का। माही सुगंधा चावल का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। गेहूं का HD 3086, सोनेरा 64 और पूषा मुक्ता ये भी किसका, गेहूं का ही हो जाएगा। पूषा मुक्ता। चलिए, आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 118, आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 कथन दिया हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कौन से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे 6 में, जो आप ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, जिसका रिवीजन बार बार कीजिएगा, जिसपे अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। कोई एक कहना कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपका हिस्ट्री अच्छा होगा तो आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ज्योग्राफी ज्यादा अच्छा होगा तो ज्योग्राफी में कर पाएंगे। चलिए, आर्कटिक परिषद, चलिए आर्कटिक परिषद पढ़ते हैं क्या क्या है। आर्कटिक परिषद का अस्थायी सचिवालय औपचारिक रूप से 2013 में ट्रोमोसा, नॉर्वे में चालू हो गया। ठीक है, आर्कटिक परिषद 8 सर्क पोलर देशों का एक अंतर सरकारीय निकाय है। सही है। भारत को परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। इसमें टोटल 8 देश शामिल है, जिसमें आपका कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, अमेरिका है। ये सब टोटल 8 देश है। ठीक है, और उसके बाद आर्कटिक परिषद की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय आर्कटिक परिषद का जो मुख्यालय है वो नॉर्वे के ट्रोमोसो में ही स्थित है। कहाँ पे, नॉर्वे के ट्रोमोसो में ही स्थित है, ट्रोमोसो। टोटल कितने सदस्य हैं इसमें, सदस्य की अगर बात करें तो 8 इसमें सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसमें सदस्य के रूप में नहीं है, लेकिन भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है, पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। अच्छा, इसकी जो स्थापना है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा 19 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना की जाती है। कौन सा घोषणा पत्र है, ओटावा घोषणा पत्र है। ओटावा घोषणा पत्र, ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा 19 सितंबर 1996 को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सारा कथन है वो क्या है, सही है। 8 सर्कल पोलर देशों का एक अंतरराष्ट्रीय ये संस्था है। इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा भारत को दिया गया है। ठीक है, और सचिवालय की बात करें तो इसका जो अस्थायी सचिवालय है औपचारिक रूप से 2013 में ट्रोमोसो, नॉर्वे, जहां इसका मुख्यालय भी है, वहां से चालू किया गया है सचिवालय 2013 से। लेकिन इसकी जो स्थापना है 19 सितंबर 1996 को हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर इसका हो गया। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चीन के बारे में है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चीन की 14 देशों के साथ लगभग 22,100 किलोमीटर की भूमि सीमा है, यानी टोटल 14 देशों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है, चीन जो है 14 देश के साथ करता है। टोटल कितना, 22,100 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, 22,100 किलोमीटर। अच्छा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है, तो मंगोलिया के साथ। किसके साथ, सबसे लंबी सीमा अगर हम चीन की बात करें तो चीन अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, मंगोलिया के साथ। अपना जो भारत है, भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना, 496.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। उसी तरह चीन मंगोलिया के साथ करता है कितना किलोमीटर, 4,677 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना, 4,677 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी सीमा रूस के साथ साझा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चीन रूस के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा 3645 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, 3645 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये सही है। लेकिन अपनी सबसे लंबी सीमा मंगोलिया के साथ साझा करता है। तो दो क्या हुआ आपका, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया। तीसरा है, चीन ने ईरान के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पर लिया है। ठीक है, ईरान नहीं, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, श्रीलंका में। कहाँ पे है, श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। तो ये भी गलत हो गया आपका। और क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल एक हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 2 है, 2 और 3 है, 2 है, 1 से अधिक है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको पता होना चाहिए ए सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। इसलिए क्योंकि रूस के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, दूसरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी सबसे लंबी सीमा। ठीक है, और चीन ने ईरान नहीं, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पर लिया है। ठीक है, चलिए तो आंसर ई लगा दीजिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ सही आंसर बोल रहा है। और सही आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, एक सही है। हाँ, ई लगा दिए हैं, इसीलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 120, अन्न चक्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन में ये कर सकते हैं, यहाँ पे सही नहीं कर सकते हैं। अगर सही नहीं करेंगे तब आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे सही नहीं करेंगे तब आंसर 2 और 3 हो जाएगा। बाकी अगर वैसे ही रखेंगे तो ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120, अन्य चक्र के बारे में बताना है। कैसी है मैम, ठीक है, आप कैसी हैं अंजलि, आप भी बता दीजिए अपना हालचाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, अन्न चक्र। अन्न चक्र प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के हरित अनुश्रवण का एक पोर्टल है, बिल्कुल गलत है। अन्न चक्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक अभूतपूर्व आवृत्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अन्न चक्र जो है ये किसके तहत स्टार्ट किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये स्टार्ट किया गया है। उसी के श्रृंखला के अनुकूल ये आता है। ठीक है, जो हर गांव में अनाज दिया जाता है, जिसमें चावल और गेहूं दिया जाता है। ठीक है, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है।
इसे भारत सरकार के खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, वहां सही नहीं पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 121, रातापानी टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रातापानी, अच्छा टाइगर रिजर्व है, तो बहुत दिन से टाइगर रिजर्व की बात नहीं किए हैं, तो देखते हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैलाश सांखला के द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। मैं ठीक हूँ, क्वेश्चन गलत हो रहा है बस, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक भी होगा अगर गलत हो रहा है तो। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, किसकी कोशिश पे? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरुआत किया जाता है। बाघ दिवस कब मनाते हैं? टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो कौन था? जिम कार्बेट था। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? नामदफा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नागार्जुन है और सबसे छोटा आपका बोर है। ठीक है, ये भी लिख ही लीजिए, 4 पॉइंट है। सबसे ऊंचाई पे अगर पूछा जाए तो नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामदफा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नागार्जुन सागर कौन सा? नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? तो बोर है। कौन है? बोर सबसे छोटा हो गया। और पहला कौन सा है? पहला जिम कार्बेट है। पहला कौन सा है? पहला जिम कार्बेट है। ठीक है, जिम कार्बेट है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में है। देश का 59वां, बिल्कुल गलत है। कौन सा होगा? 57वां। कौन सा? 57वां, 57 टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये गलत हो गया, 57वां था। बाघा और उनके आवास के संरक्षण में, बाघ और उनके आवास, ये बाघ है, सुनिश्चित करने के लिए एक 1973 की प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत भारत में एक बाघ रिजर्व स्थापित किया गया है। और कौन सा था? जिम कार्बेट था। कौन सा? जिम कार्बेट। तो ये कथन बिल्कुल सही है, 2 सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका क्या? सही पूछा जा रहा है तो सही सिर्फ और सिर्फ 2 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? माधव है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? माधव हो जाएगा, सबसे नवीन। अगला क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। चलिए, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 122, ये कैसे चले गया? क्वेश्चन नंबर 122, चलिए पहला है, झील प्रभाव वाली बर्फ तब होती है जब पानी के किसी निकाय से उठने वाली गर्म नम हवा ऊपर की ठंडी शुष्क हवा के साथ मिल जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, नागालैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे? नागालैंड में। क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये गलत है, केंद्र सरकार नहीं,
ये राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। और कब मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार? तो ये दिसंबर के आप प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 10 दिसंबर तक, प्रथम सप्ताह में साथ ही होता है लेकिन 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। अगर सप्ताह देगा तो प्रथम सप्ताह, और ऐसे अगर देगा तो 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, चलिए तो कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ एक सही है, तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 123, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है। कहाँ पे है डी नदी? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नील नदी कहाँ? मिस्र। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है, अमेजन। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, और यही अमेजन की अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ये बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी ही है। ठीक है, अमेजन नदी ही है। उसके साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कितना? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो कि भारत के एकमात्र लद्दाख से होकर गुजरती है। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 124, महेंद्रगिरी एक ऊंची चोटी है किसकी? ये बताना है। महेंद्रगिरी किसकी एक ऊंची चोटी है? ये बताना, बताइए। पश्चिमी घाट है, शिवालिक श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं? महेंद्रगिरी एक ऊंची चोटी है किसकी? तो अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये किसकी ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूर्वी घाट, अगर महेंद्रगिरी ना दिया हो तो कौन सा होगा? तो होगा झिंडागाड़ा। क्या होगा? झिंडागाड़ा होगा। दूसरा कौन सा होगा? अड़माकोंडा। ये दोनों कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। दोनों कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी? झिंडागाड़ा या झिंडागाड़ा। ठीक है, झिंडागाड़ा, झिंडागाड़ा, या आपको जिंदागाड़ा लिखा मिलेगा, जिंदागाड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे ऊंचा। दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा होगा? अड़माकोंडा। अड़माकोंडा दूसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा अगर पूछे तब तीसरा कौन सा होगा? तीसरा महेंद्रगिरी हो जाएगा। तीसरा ऊंचा चोटी कौन सा? महेंद्रगिरी तीसरी ऊंची चोटी हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ स्रोत में, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी किसको? महेंद्रगिरी को ही माना जाता है। महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो किसका हो जाएगा? यहाँ पे पूर्वी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501। कितना? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और झिंडागाड़ा का कितना है? 1690 मीटर। और अरमाकोंडा का कितना है? 1680 मीटर। 1680 मीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी घाट में है, पूर्वी घाट इसमें दिया नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, इस डाटा को याद रखेंगे। अगर झिंडागाड़ा या जिंदागाड़ा दिया तो सबसे ऊंचा क्या होगा? यही होगा। अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तब आपका सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। अभी भी बहुत सारा स्रोत जो है वो आपको महेंद्रगिरी ही बताता है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 125,
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। बताइए क्या होगा। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैमूर, ठीक है, माइका यानी कि अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पे, भागलपुर दिया है, गलत है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, गया में पाया जाएगा। क्वार्टाजाइट की बात करें, क्वार्टाजाइट भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, गया में ही पाया जाएगा। तो ये बी क्या हुआ, गलत है। क्वार्टाजाइट मधुबनी, ये भी गलत है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, यानी कि चूना पत्थर कैमूर बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में पाया जाता है सर्वाधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। नकटी, कांवड़, कुशेश्वर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम प्राकृतिक आर्द्र अभ्यारण्य की बात करें, प्राकृतिक आर्द्र अभ्यारण्य की बात करें, तो बिहार में 3 आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। बिहार में 3 है, ठीक है। एक आपका कौन सा है, कांवड़ है। एक आपका कौन सा, कांवड़ है। कांवड़ झील कहाँ, बेगूसराय, बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। दूसरा कुशेश्वर है। कुशेश्वर कहाँ पे, दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर दरभंगा में है। और तीसरा आपका सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला, जो कि वैशाली में है। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका सलीम अली जुब्बा साहनी, सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला, ठीक है, बरेला कहाँ पे, वैशाली में स्थित है। वैशाली में स्थित है, ये तीनों है। और नकटी जो है, नागा और नकटी, ये जमुई में है। ये कहाँ पे है, जमुई में है। नागा नकटी की बात करें तो जमुई में है। ये शामिल नहीं है, ये पक्षी अभ्यारण्य में, आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य में शामिल नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नकटी, ठीक है, ए। नागा नकटी है कहाँ पे, जमुई में। क्वेश्चन नंबर 127, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की बात की जा रही है। पश्चिमी हिमालय, हिमालय का पश्चिमी हिस्सा, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, औसत सागर तल से 1500 मीटर, औसत सागर तल से 1510 मीटर, औसत सागर तल से 1524 मीटर, औसत सागर तल से 1524 मीटर। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 128, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पेन्नार का उद्गम कहाँ हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी, तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी आपका क्या हुआ, नहीं पता। हाँ, आप ही रख के गए ना। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है, ठीक है, इस साइड आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यहाँ पे, और इधर आपका पूर्वी घाट, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलता है वहीं पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, जो कि पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही हम लोग महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को ही महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, तो पेन्नार नदी जो है नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से, नंदी पहाड़ी कर्नाटक से पेन्नार नदी निकलती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। क्लियर है। दो नदी है, एक पेन्नार नदी है, एक पेरियार नदी है। तो पेरियार नदी की अगर बात करें तो पेरियार नदी जो है वो पेरियार झील से निकलती है। पेरियार झील कहाँ पे है, केरल में स्थित है, ठीक है। एक कौन सा है, एक आपका
पेरियार नदी है जो कि केरल की नदी है। पेरियार नदी किस कहाँ की है? केरल की एक छोटी सी नदी है। और कहाँ से निकलती है? पेरियार झील से ही निकलती है, पेरियार झील से। आगे क्वेश्चन नंबर 129, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 129। चलिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य है कि जो बाढ़ है उसको नियंत्रित किया जाए, ठीक है, और जहां पे पानी कम पहुंचता है वहां पे पानी को पहुंचाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। आगे ये सही है। नहर सिंचाई के विकास के लिए सही है। जल विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए भी यूज किया जाता है, सही है। तीसरा है जलाशय का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये गलत है। जलाशय का निर्माण नहीं, यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, सी, ठीक है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है, बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा? आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है? आगे क्वेश्चन नंबर 130, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है, ये बताना है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है, ये बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी नदी विवाद। अगर हम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करें, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करें तो इसे सुलझाना किसका काम है? केंद्र का काम है। और किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 262 के तहत, 262 के तहत इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया है, अनुच्छेद 262 के तहत। अब बताइए आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ये चारों राज्य के बीच विवाद का विषय है। तो इसमें से देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है सबका, ठीक है। और कब से है? 1969 से। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग कौन सा है? डालमिया नगर जो बिहार में है वहां का मुख्य उद्योग कौन कौन सा है? 131 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार के डालमिया नगर का कौन कौन सा उद्योग फेमस है? सीमेंट फेमस है, ठीक है, तेल फेमस है, कागज फेमस है, चीनी फेमस है, ठीक है। कागज, सीमेंट, चीनी, वनस्पति तेल बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कागज भी फेमस है, सीमेंट सबसे ज्यादा सीमेंट है, चीनी मिल है, वनस्पति तेल, ये सभी उद्योग डालमिया नगर में फेमस है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132, पिट्टी द्वीप या पिटली द्वीप, इसी को और क्या बोलते हैं? पिटली द्वीप भी बोलते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य निवास नहीं करती है, किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले पिटली द्वीप है कहां पर? तो पिटली द्वीप की बात करें जो भारत है, ठीक है, भारत में अरब सागर वाला हिस्सा ये है, ये अरब सागर वाला हिस्सा है। और यहीं पर आपका क्या है? लक्षद्वीप है। यहीं पर क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है जो कि एटॉल निर्मित द्वीप है, एटॉल, पड़वाल द्वीप, ठीक है, एटॉल
प्रवाल द्वीप है, एटॉल प्रवाल द्वीप है। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या यहाँ पे 36 है। टोटल कितने? 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। 11 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। ठीक है, 11 द्वीप पर मानव निवास करता है। और यहीं पर पिटली द्वीप भी है। पिटली द्वीप जहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पे क्या है? पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। और यहीं पर एक अगाती द्वीप भी है। यहीं पर क्या है? यहीं पर अगाती द्वीप भी है। अगाती अगाती द्वीप। इस अगाती द्वीप पर क्या है? हवाई अड्डा। इस अगाती द्वीप पर क्या है? हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा। ठीक है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ड्रेट। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ड्रेट द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो किसके लिए जाना जाता है? आंसर क्या होगा? पक्षी अभ्यारण्य के लिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अगाती किसके लिए जाना जाता है? हवाई अड्डा के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतीर्ण और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकान में रहते हैं। इन द्वीप को क्या कहा जाता है? तिपिस, बरखांस, फुमिडी, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या कहा जाता है ये बताना है। चलिए, अच्छा, मणिपुर में ही आप एक सुने हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील, तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? फुमिडी का बना होता है। किसका? फुमिडी का बना होता है। ये इसी की बात की जा रही थी। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, वहां पे पर्यटक के लिए वो एक स्थान भी बन जाता है। उस लोग का जो व्यवसाय होता है उसका एक मुख्य साधन भी बन जाता है, जीविका का। ठीक है, और उसके बाद मणिपुर में ही है, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। ठीक है, और ये एक मीठे पानी का झील है। लोकटक झील एक मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, फुमडी, इसका सही आंसर हो गया फुमडी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या होगा? हाँ, केबुल लामजाओ। चलिए, आंध्र प्रदेश मालनाड गलत है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। ठीक है, ये आपका गलत है, यही गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी सही है। और वृष्टि छाया प्रदेश और कहा? मुख्यतः तमिलनाडु का हिस्सा, मुख्यतः तमिलनाडु का हिस्सा इसमें पड़ता है। महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा पड़ता है, तमिलनाडु का भी हिस्सा मुख्यतः पड़ता है। और वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से ही यहाँ पे बारिश नहीं होती है। महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सा को क्या बोला जाता है? विदर्भ के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? विदर्भ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया ए। ठीक है, छोटे नागपुर के पठार से ही दामोदर नदियां निकलती है। क्वेश्चन नंबर 135, बताइए, विशेषता दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषता से युक्त है?
क्या क्या है, ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तर में राजस्थान से होकर गुजरता है, यानी राजस्थान से जो अक्षांश रेखा गुजरता है वही वहां से भी गुजरता है। 79% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। और ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, किबीथू। कौन सा है, किबीथू है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होते हुए, यांगपा दर्रे से होते हुए, यांगपा दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है। यांगपा दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा भी कहाँ पे है, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही। चलिए, असम की अगर हम बात करें तो असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ही स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा वो भी असम में ही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए। आगे क्वेश्चन नंबर 136, एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, ऑरिक्स गर्म शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। ऑरिक्स जो है ये गर्म शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू जो है ये ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए है। बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है। ऑरिक्स की बात करें तो गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए है। ठीक है, और चीरू की बात करें तो ये ठंडे जो घास का मैदान होता है वहां पर या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। तो आंसर क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 137, कथन और कारण दिया हुआ है, बताइए कौन सा सही होगा। प्रतिचक्रवात स्थितियां, प्रतिचक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। रीजन है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवात स्थिति पैदा होती है। बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम प्रति चक्रवात की बात करें तो प्रति चक्रवात के केंद्र में, प्रति चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है, केंद्र में उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, और चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होगा, निम्न दाब होगा। कौन सा, निम्न दाब जो है ये चक्रवात के केंद्र में हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होगा। प्रति चक्रवात का मतलब क्या है, मौसम साफ। मौसम साफ किससे प्रदर्शित होगा, प्रति चक्रवात से होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं। प्रति चक्रवात की स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उच्च होता है और वायुताप क्या होता है, निम्न होता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका रीजन जो दिया गया है यहाँ पर, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवात स्थितियां पैदा होती है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कयाल क्या है, कयाल क्या है। सबसे पहले कयाल मिलता कहाँ पे है,
तो कयाल जो है केरल के तट पर मिलेगा, केरल के तट पर मिलेगा, जिसे कि हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट पे ये मिलता है। ठीक है, कयाल क्या है, वहां पर एक लेगून जो होता है उसी टाइप का होता है। ठीक है, नौकायान के लिए फेमस है, जो पर्यटक आते हैं पर्यटक के लिए फेमस है। और उसके बाद आपका जो स्थलीय नौकायान होता है, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। चलिए, कयाल है क्या, केरल के तट का एक लैगून है। क्या है, केरल के तट का एक लैगून है। इस पर क्या क्या होता है, तो मछली पकड़ने का मछली पकड़ने का काम यहाँ पे किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए ये जगह काफी फेमस है। उसके बाद स्थानीय जो नौकायान प्रतियोगिता है, स्थानीय नौकायान जो प्रतियोगिता होती है यहीं पर होती है। ठीक है, और पर्यटक के लिए भी ये काफी जो दर्शनीय स्थल होता है उसमें शामिल है। अगर हम स्थानीय नौकायान की बात करें तो केरल में ये पुन्नामदा कयाल पर, किस पर, कौन सा कयाल पर, पुन्नामदा कयाल, पुन्नामदा कयाल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नौकायान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता, नौका दौड़ जिसको कहा जाता है वहां पर नौका दौड़ कहा जाता है, नौका दौड़ कहा जाता है। कहाँ पर होता है, केरल के पुन्नामदा कयाल में ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केरल का लैगून इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलें, केरल का लैगून है और यहीं पर पुन्नामदा कयाल पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, इसी से, नेहरू ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 139, हाँ, बेम्बानाज झील वो भी केरल में ही है। चलिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु, आर्कटिक का सबसे गहरा बिंदु, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु। ठीक है, प्रशांत का मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक का मेलॉय गर्त। ठीक है, हिंद महासागर का सुंडा गर्त, अटलांटिक का जिसे कि अंध महासागर भी कहा जाता है, जिसकी आकृति एस के आकार की है, प्यूटोरिको गर्त। ठीक है, हिंद महासागर की आकृति त्रिभुजाकार हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, डी का 1, डी का 2। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 140, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक से अधिक कहां से, तो आयनोस्फीयर से किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, पृथ्वी की सबसे निचली परत हो जाएगी, निचली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन सी होगी, क्षोभ मंडल ही होगी। यहीं पे मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं कहाँ पर, यहीं पर होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, जिसमें कि मौसमी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी में पाई जाती है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी में पाई जाती है। मुलाव मेघ, मुलाव मेघ यहीं पर आपको मिल जाएगा। इसी के ऊपरी लेयर में, इसी के ऊपरी परत में, ऊपरी परत में ओजोन परत आपको मिलेगा, ओजोन परत
भी इसी में ऊपरी परत में मिल जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, फसल है और उत्पादक क्षेत्र है, बताइए क्या हो जाएगा। फसल और उत्पादक क्षेत्र है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, कहवा, ब्राजील का साओ पोलो पठार, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहवा सिटी के नाम से, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। जूट, गंगा डेल्टा के इलाके में जूट, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल फेमस है। चावल, यांगटीसी मैदान, चावल चीन में सबसे ज्यादा होता है, यांगटीसी मैदान। गेहूं, पियरी यानी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, ये सॉरी सी का 2, सी का 2 और डी का 1। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1, 4 2 1, ठीक है, सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, मलेशिया का किंटा घाटी किसके लिए फेमस है। मलेशिया का किंटा घाटी रबर उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए, रबर। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा रबर कहां पर, केरल में हो जाएगा रबर, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन। चीन की अगर बात करें तो चीन सबसे ज्यादा कहां पे, छत्तीसगढ़ में, कहां पे, छत्तीसगढ़ में होगा। और चाय की बात करें तो असम में चाय का उत्पादन हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 143, भाषा है देश है, डेनिश डेनमार्क सही है, भाषा थाईलैंड गलत है। थाईलैंड में थाई भाषा बोली जाती है, थाई भाषा। और भाषा जो है ये राजकीय भाषा है इंडोनेशिया की, किसकी, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की भाषा हो जाएगी। और मंदारिन चीन की भाषा, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में है। अच्छा, काटो और जलाओ को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, घुमंतु कृषि कहा जाता है, घुमंतु कृषि भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न कृषि, वही हो गया। ठीक है, किस राज्य में फेमस है तो ये बताना है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग झूम कृषि भी हो जाएगा, झूम कृषि भी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम केरल की बात करें तो केरल में एरका एरका जरा ओनम के नाम से इसे जाना जाता है केरल में। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पोडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में पोडा के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, हाँ, तो पूर्वोत्तर कौन सा होगा, पूर्वोत्तर सही आंसर हो जाएगा। और पूर्वोत्तर में किस नाम से जानते हैं, भूम कृषि, भूम कृषि के नाम से पूर्वोत्तर में जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में पोडू, उड़ीसा में पोडू, मध्य प्रदेश में बेवार, बेबार या बेबार वो पेड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। टोटल कितना, टोटल लिखाए थे 36, 36, 11 जिस पर मानव निवास करता है, मानव निवास करता है 11 पर। और प्रवाल द्वीप वाला कितना, 12। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहीं पर पिटली है जहां पक्षी अभ्यारण्य है, यहीं पर अगाती है जहां पर हवाई अड्डा है। ठीक है, एटॉल निर्मित द्वीप है। चलिए, बाकी सब कुछ बता ही दिए हैं इसका। 146, धौलाधर और पीर पंजाल किस श्रेणी का हिस्सा है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश भी में हो जाएगा। ठीक है, महान हिमालय या बृहद हिमालय की बात करें तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब किसमें, वो सब इसी में शामिल है, महान हिमालय में ही शामिल है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा इसमें इसी में शामिल है। और लघु हिमालय की बात करें तो जितना भी घूमने वाला स्थान आपका है वो कहाँ पे है, लघु हिमालय में ही हो जाएगा। धौलाधड़, पीर पंचाल, ठीक है, नागा टिवा, नागा टिवा और कुल्लू, शिमला,
दार्जिलिंग वगैरह ये सब किस में है, इसी में है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 147। वतन जहां एलएनजी टर्मिनल सबसे पहले स्थापित हुआ वो कौन सा है, कौन सा बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह है, जिसे कि हम लोग रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, रसायन बंदरगाह के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। कोच्चि, कोच्चि को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। और ये कहाँ है, कोच्चि केरल में। कहाँ पे, कोच्चि केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 148, सही जोड़ा बनाइए। बताइए क्या होगा, मिला के कौन सा, फुट के माध्यम से आंसर देना है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, हिमनद है, समुद्री तट, खतरक सेल, बर्फ की नदी, नदियां, कंप का कंपन, समुद्री भी, कठोर संस्तर सेल, रेगिस्तान। चलिए, हिमनद बर्फ की नदी, विसर्प नदी का हिस्सा विसर्प है, कुलीन समुद्री तट, बालू टिब्बा रेगिस्तान में, के बाद जलप्रपात, छत्रक सेल नहीं होगा, ये कंपन नहीं होगा, कठोर संस्तरण सेल, ठीक है, ये हो जाएगा जलप्रपात का। उसके बाद भूकंप, पृथ्वी का कंपन। तो ए का क्या हुआ, 3, बी का 4, सी का 1, डी का 8, डी का 8, ई का आपका कौन, कठोर संस्करण 7, और भूकंप का 5। 3, 4, 1, 8, 7 कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हुआ ए। 149, जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये कल या परसों के टेस्ट में भी आपका था, जनसंख्या पिरामिड क्या है बताइए। चलिए, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेख्य निरूपण ही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेख्य निरूपण ही पिरामिड कहलाता है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। वैगनर मानते थे कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग था। वैगनर ने इस बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया, वैगनर के अनुसार तो साल पृथ्वी का हिस्सा था, इसे क्या नाम दिया गया था, और इसके चारों तरफ क्या था आपका, चारों तरफ जल का हिस्सा था, चारों तरफ किसका हिस्सा था, जल का हिस्सा था, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका था पेंजिया, ये क्या था पेंजिया, और जल का हिस्सा क्या कहलाया, पेंथलासा कहलाया, ठीक है। यानी अभी जो वर्तमान में आप पृथ्वी अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब एक भूखंड का हिस्सा था, वो सब पूरा एक ही भूखंड था, उसमें कोई अलग अलग जो है वो नहीं बना हुआ था, कोई अलग चट्टानी टुकड़ा नहीं था, सारा एक ही था, और इसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे, ठीक है। और इस टुकड़े को, इस हिस्से को चारों तरफ से पानी घेर रखा था, और उसे हम लोग पेंथलासा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी पानी के द्वारा इसमें विभाजन होता है, और ये दो हिस्सा में बढ़ता है, एक ऊपर का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा जिसे कि हम लोग अंगारा लैंड बोलते हैं। अंगारा लैंड, जितना भी आप उत्तरी हिस्से में महाद्वीप देखेंगे, जैसे रूस जो है, ठीक है, वो भी इसी का हिस्सा है। यूरोपीय महादेश हो गया, ठीक है, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब किसका है, अंगारा लैंड का ही हिस्सा है। और नीचे दक्षिण में आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, के दक्षिण में गोंडवाना लैंड, इसमें आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड में ही आपका आ जाएगा। फिर गोंडवाना लैंड के टूटने से ही प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका गोंडवाना का ही है, दक्षिण अफ्रीका गोंडवाना का ही हिस्सा है। तो इस बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया था, इसे नाम दिया गया था पेंजिया। और अगर पानी पूछता, अगर पानी यानी महासागर पूछता तो क्या होता,
तो होता आपका पेंथलासा, तब क्या होता, पेंथलासा होता। इसे महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत भी कहते हैं, जो वैगनर के द्वारा दिया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये था ज्योग्राफी का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही ज्योग्राफी का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है।